जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे जूही जैन आंटी को। जूही आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत को मेरा नमस्कार और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना यह सत्संग कराने के लिए। मेरा नाम जूही जैन है। मैं आपको अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 1999 में शुरू हुई। उस समय हम लोग सहारनपुर में रहते थे और गुरु जी के बारे में कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, बात नहीं हुई थी कभी भी, और ना ही हम इस चीज में विश्वास करते थे। मई 1999 में मेरी एक बहुत मेजर सर्जरी हुई थी, जिसके बाद मेरे हाथों में, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा था। मेरे रिस्ट जॉइंट काफी स्वॉलन हो गए थे, काम नहीं कर पाती थी मैं, यहाँ तक कि बच्चों का काम, अपने बाल बांधना, ये सब भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसी बीच में मेरे हस्बैंड यहाँ पे दिल्ली में आके अपना कुछ कुछ काम करने की कोशिश, जमाने की कोशिश कर रहे थे अपना बिजनेस। तो वो दर्शन आंटी से मिले और दर्शन आंटी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। सितंबर 99 में वो सहारनपुर आए और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दर्शन आंटी के एक गुरुजी हैं जिनके पास वो जाती हैं, और अब की बार जब हम वहां जाएंगे दिल्ली तो उनसे जरूर मिलकर आएंगे। वो कई बार बोल चुकी हैं हमको। सितंबर 99 में हम लोग दिल्ली आए, यहाँ किसी होटल में रुके थे। होटल का नाम मुझे याद नहीं है अब। उस टाइम में भी मेरे रिस्ट जॉइंट स्वॉलन थे और मुझे बहुत ज्यादा कफ था। उस दिन शाम को हमने दर्शन आंटी को फोन करा। हमने कहा, दर्शन आंटी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो दर्शन आंटी ने कहा कि मैं तो गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ, आप लोग भी वहीं आ जाओ। हम लोगों ने सोचा चलो वहीं पे दर्शन आंटी से मिल लेते हैं और गुरुजी के भी दर्शन हो जाएंगे, देखते हैं उनके गुरुजी कैसे हैं। और हम लोग एम्पायर स्टेट के लिए चले गए। एम्पायर स्टेट में उस टाइम में बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी। जिस टाइम मैं वहां पे पहुंची उस टाइम में गुरुजी ने रिबॉक जैसे शूज पहन रखे थे। उनके पास शायद उस टाइम में मोबाइल फोन भी था एक, क्योंकि फोन रखा हुआ था, और उन्होंने काले रंग का और लाल रंग का चोगा पहन रखा था। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे देखा और अपने सामने ही बिल्कुल बुला लिया और उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम, वो पंजाबी में बोलते थे पर क्योंकि मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरा नाम जूही है। उन्होंने कहा, कहाँ रहती हो? मैंने कहा, सहारनपुर में। तो उन्होंने कहा, इधर आ जाओ। बस इतना ही बोला उन्होंने और फिर वहीं बिठा के रखा। हम लोगों ने जैसे सब लोग कर रहे थे, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद करा और वापस आ गए होटल में। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब फिर से खांसी शुरू होगी, जो खांसी रात को होती है और सोने नहीं देती है। पर जब मैं सुबह को उठी तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी। मेरे हाथों में कोई दर्द नहीं था, मेरे जॉइंट जो स्वलन थे वो भी ठीक हो गए थे और उसके बाद वो कभी नहीं हुए। उस टाइम में मैं इस बात को कनेक्ट नहीं कर पाई गुरुजी से। मुझे लगा कि इतनी मेडिसिन और इतने सबके बाद यहाँ दिल्ली आके अचानक कैसे हुआ। देन सहारनपुर पहुंच के हमने दर्शन आंटी से बात करी तो वो सिर्फ हंसी। मैंने उनको बताया कि मेरे जॉइंट पेन अचानक से गायब हो गए तो वो हंसी। तब हमने इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी कि शायद ये इसलिए हुआ हो। हम लोग सहारनपुर रहते रहे, मेरे हस्बैंड यहीं पे थे दिल्ली में। अचानक ही दिसंबर में उनका एक दिन फोन आया और बोले कि तुम गाड़ी लो और बच्चों को लो और जो सामान थोड़ा बहुत पैक कर सकते हो किचन का, और उसको आके हम लोग यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और तुम दिल्ली आ जाओ। आप सोचिए संगत जी कि सितंबर में मैं गुरुजी से मिली हूँ, उनके दर्शन करे हैं और दिसंबर 11 को हम लोग यहाँ पे
नोएडा शिफ्ट हो गए। बच्चों का एडमिशन भी हो गया, डीपीएस में हो गया, जो कि उस टाइम में बहुत मुश्किल था। सब चीजें धीरे धीरे करके अपनी जगह पे चलती रही, बिजनेस भी शुरू हो गया, काम भी शुरू हो गया, और मेरी सेहत भी धीरे धीरे ठीक होती रही। और हम लोगों ने पता नहीं क्यों गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। हर दिन ऐसा लगता था कि अगर हम घर में हैं तो तुरंत गुरुजी के पास जाओ, बच्चों को लिया गुरुजी के पास पहुंच गए। फिर वहां पर बच्चों को लाने के लिए मना हो गया था, छोटे बच्चों को। तब हम उनको उनकी दादी के पास घर पे छोड़कर चले जाया करते थे। पर जाना ऐसा था कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हमें लगता था अच्छा नहीं लगता था। तो नोएडा से एम्पायर स्टेट जाना, और उस टाइम में कभी कभी हम रात को 1 बजे छूटते थे, कभी 2 बजे छूटते थे, पर जाते जरूर थे वहां पे। गुरुजी ने एक बार मेरे हस्बैंड से बहुत गुस्सा हो गए थे। कारण तो हमें नहीं पता, पर वो उनको हमेशा ये कहते थे कि जहां जूते हैं वहां जाके बैठो, और मुझे संगत में अंदर आके बैठने देते थे। वो जलंधर चले गए थे, तब भी हम उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे, जबकि शायद उस समय में दिल्ली की संगत को वहां जाना मना था। वहां भी वो बहुत गुस्सा हुए, और वहां भी यही हुआ। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बाहर बिठाया और मुझे अंदर बिठाया, और उसके बाद उन्होंने रात में ही, हम रुकने के हिसाब से गए थे, उन्होंने रात में ही हमें एक अंकल के साथ वापस नोएडा भेज दिया। यह सिलसिला करीब करीब 1 साल तक चला। हम लोग बहुत परेशान थे, गुरुजी से बात करना चाहते थे, पर उन्होंने उस 1 साल में हमसे बात नहीं करी। 1 साल बाद सब लोगों ने कहा कि आपका कोई कर्म है जो गुरुजी काट रहे हैं, इसीलिए आप सब्र से रुकिए, सब ठीक रहेगा। हम लोग इसी तरह से चलता रहा। 1 साल बाद एक दिन मैंने फिर से कोशिश करी गुरुजी से बात करने की, तो उन्होंने बात सुनी और हंसे, और फिर मेरे हस्बैंड को उसके बाद से उन्होंने अंदर बुला लिया। हमारी जो मेरी 3 बेटियां हैं, और मेरी जो सबसे छोटी बेटी है वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग से पैदा हुई। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को उन्होंने एक दिन मेरे हस्बैंड को, एक बर्थडे पे अपने मेरे हस्बैंड को कहा, आई थिंक 2002 में, यस, कि ब्लेस किया। हमने सोचा, हमने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, तो हमें नहीं मालूम कि किस चीज से ब्लेस करा। उसके थोड़े टाइम बाद पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, और वी हैव डिसाइडेड कि हम, मेरी 2 बेटियां पहले बड़ी थी, कि हम कुछ भी अल्ट्रासाउंड या कुछ भी नहीं कराएंगे, जो गुरुजी ने दिया है वो सब सही रहेगा। और ये प्रेगनेंसी मेरे लिए टफ थी, क्योंकि उससे पहले मेरी 1999 में मेजर सर्जरी हो चुकी थी, जिसमें इंटेस्टाइन एंड यूट्रस दोनों इन्वॉल्व थे। अब इस सर्जरी में मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, डिप्रेशन भी रहता था। जब भी मेरी तबीयत बहुत खराब होती थी, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं वहां गुरुजी के सत्संग में जाती थी, वहां पे बैठ जाती थी सीढ़ियों पे। एम्पायर स्टेट में सीढ़ियां बनी हुई थी, तो मैं वहां सीढ़ी पे बैठ जाती थी, नीचे नहीं बैठ पाती थी। और गुरुजी हमेशा अपने रूम की तरफ जाते थे, तो वो एक बार साइड वे ग्लांस जरूर करते थे, और उनकी आंखों के देखने से ही वहां पे मेरी तबीयत उसके बाद अगले 2 महीने बिल्कुल ठीक रहती थी। पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल इसी तरह से कटी। डिलीवरी मेरी देहरादून में हुई थी। जब हम अपनी बिटिया को लेकर वापस यहाँ पर आए और वो 2-3 महीने की हो गई, तब गुरुजी ने एक दिन बोला, रात के उसको लेकर आना बेटी को। मेरे हस्बैंड से ये बोला। उन दिनों मैं नहीं जाती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को वहां पे ले जाना मना था उस टाइम में, वो परेशान करते थे, रोते थे, इसलिए। तो नेक्स्ट संगत में हम लोग, सत्संग में हम लोग उसको लेकर गए। रात के 12-1 बज रहे होंगे, वो मेरी गोद में थी। गुरुजी अपनी गद्दी से उठकर अपने रूम में गए, उन्होंने अपना चोला बदला, और उसके बाद उन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे, और वो वापस रूम में आए, और फिर उन्होंने मेरी बेटी को देखा, मुझे देखा, और उन्होंने शकी नाम रखा। इससे पहले कि मैं बोलती कि इसका क्या नाम है,
उन्होंने कहा इसको महिमा बोलो, ये भगवान की महिमा तुम्हारे यहाँ आएगी। उस दिन से हमारी छोटी बेटी का नाम महिमा हो गया। जब महिमा 2 साल की हुई तब उसके कानों में बहुत ज्यादा पस पड़ गई और वो थोड़ा सा बोलने में भी इकलाने लगी और बहुत ट्रीटमेंट करा उसका। बुखार रहता था, पस आती थी, बुखार रहता था, पस आती थी। हमने अच्छे सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, पर मुझे ये नहीं मालूम कि हमने गुरुजी से क्यों नहीं कहा। हम ट्रीटमेंट कराते रहे, पूरा 1-1.5 साल बीत गया। तब एक दिन मैंने कहा चलो गुरुजी से कहते हैं। वो भी रात का ही टाइम था और बहुत थोड़ी सी संगत बैठी हुई थी, हम लोग नीचे बैठे हुए थे। तभी गुरुजी अपनी गद्दी से उठे और मेरे पास से निकले और फिर वापस लौट के आए। मैंने खड़े होके कहा कि गुरुजी इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसके कानों में से पस आती। गुरुजी ने बहुत गुस्से में मेरे से कहा, अपने लिए कभी ना मांगी, हमेशा औरों के लिए मांगी। वो दिन है और आज का दिन है गुरुजी से मैं मांगती हूँ, डरती हूँ। मांगती जरूर हूँ, ऐसा नहीं कहूंगी एज अ ह्यूमन बीइंग कि मैं नहीं मांगती, पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं औरों के लिए मांगू और अपने लिए सिर्फ यही कहती हूँ गुरुजी ये प्रॉब्लम है, आप देख लीजिएगा। है तो ये भी मांगना ही, पर वो चीज मैं नहीं छोड़ पाई। जो छोटी बेटी थी जिसके कान से पस आती थी, महिमा, वो धीरे धीरे 2-3 महीने बाद ठीक हो गई। उसके बाद कभी भी उसको इस चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग रोजाना जीवन में चलते रहे। 2015 के आसपास मेरी जो बीच सेकंड डॉटर है, उसके एक दिन वो बहुत रो रही थी। मैंने क्या पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा मम्मा जो मेरा एक फ्रेंड है उसकी मदर कोमा में चली गई है और डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 घंटे में हो सकता है कि इनके ऑर्गन फेलियर्स शुरू हो जाएं और वो रिवाइव नहीं कर पाएंगी। और उसकी सिस्टर भी बहुत छोटी है, जैसे महिमा है हमारी, वो भी उससे 12-13 साल छोटी है, तो उसको कौन देखेगा। एंड समहाउ मेरे मन में एकदम से ऐसे लगा कि इसके लिए मुझे प्रे करनी चाहिए। मैंने गुरुजी से प्रे करी और फिर मैंने उस बच्चे को फोन करा। मैंने कहा कि मैं तुमको गुरुजी का स्वरूप फोन पे भेज रही हूँ, इसको डाउनलोड करके तुम अपनी मम्मी के तकिए के नीचे लगा दो। और उस बच्चे ने ऐसा ही करा और विश्वास करिए संगत जी, अगले ही दिन से उसकी मदर के ऑर्गन्स और सब कुछ ठीक होने लगे और 4 दिन में वो घर वापस आ गए। बच्चों से मैंने ये कहा था कि तुम लोग बड़े मंदिर जरूर चले जाना जब मम्मी तुम्हारी ठीक हो जाए। वो बच्चे थे, वो भूल गए। 1 महीने बाद फिर उसका फोन आया, आंटी मम्मी की तबीयत फिर खराब हो गई है बहुत ज्यादा और उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, क्या करें। मैंने कहा कि गुरुजी का स्वरूप उनके पास रख दो और तुम लोग सारे बच्चे इकट्ठे होके बड़े मंदिर चले जाओ। उस टाइम में बड़े मंदिर में आसानी से जा सकते थे। तो ये बच्चों ने इसी तरह करा और उसकी मम्मा फिर से ठीक होकर घर आ गई और वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। और ये बच्चा बहुत नॉर्मल जॉब से अब इस टाइम में बहुत सीनियर पोजीशन पर है। उसके बाद इसकी कैरियर ग्राफ इतनी तेजी से चला और बहुत अच्छा चला। मुझे कई बार लगता है कि उसको ब्लेस करने के लिए उस बच्चे को गुरुजी ने ये सब करा था और उन्होंने इस बच्चे को इस तरह से ब्लेस करा, उसकी मम्मी को भी ब्लेस करा। आपको एक मैं बहुत ही लेटेस्ट सत्संग बताती हूँ। हमारे यहाँ अक्टूबर में, अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में, एक बहुत ही दूर के रिलेटिव हैं। आप ये सोचिए कि मेरे हस्बैंड के कजिन के ग्रेट ग्रैंडसन, उनको यहाँ पे कैंसर रेस का, स्पाइन का कैंसर डिटेक्ट हुआ उस बच्चे को और ही इज अराउंड 24 या 25 ईयर का है। तो हमारा कोई उनसे कोई बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है, बातचीत नहीं है। वो लोग यहाँ पर आए, हम लोग मिलने जरूर गए उनसे देखने के लिए, बस इतना ही था।
तो अचानक ही उनका फोन आया कि मैं अपनी वाइफ को और बेटे को आपके यहाँ छोड़ रहा हूँ और उसका ट्रीटमेंट अपोलो में चलेगा, जो भी रेडिएशन थेरेपी एंड एवरीथिंग सब कुछ अपोलो में होगा, तो वो आपके यहाँ रहेगा। और वो खुद नहीं आए, उन्होंने बच्चे को और अपनी वाइफ को यहाँ पर मेरे पास भेज दिया। यहाँ पे उसकी वाइफ जो थी रोज आना बैठ के, मतलब बच्चे की मदर, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और जहाँ पे वो कोई मानती नहीं है, वो जैन है, उसी हिसाब से पूजा करती हैं, पर वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोजाना मंत्र पढ़ती थी और अपने बच्चे को पानी पिलाती थी वो मंत्र पढ़ के कटोरी में, और दिन में 3 बार वो चीज करती थी। मुझे पता नहीं मन में ये आया कि गुरुजी ने इसको ब्लेस करने के लिए ही यहाँ पर बुलाया है, कि गुरुजी के स्वरूप के सामने हर टाइम बैठी रहती है। मेरे मंदिर में यहाँ पे और भी स्वरूप है, शिव जी का भी है और सब है, और यहीं बैठ के करती है, पर सब तो शायद गुरुजी से ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी तुम्हें देख रहे हैं। और उन लोगों को हमने, वो लोग हमारे यहाँ 1 सवा महीना रहे, हमें ट्रेवल करना था, हम उन्हें यही घर पे चाबी दे के छोड़ के चले गए कि तुम लोग आराम से यहाँ पे रहो और सब चीज करो। उस बच्चे का रेडिएशन थेरेपी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और आज अक्टूबर के बाद आज वो फिर अपोलो आया था और हमारे घर हमसे मिलने आया, और आज ही मुझे ये सत्संग करना था। तो मुझे लगता है कि ये गुरुजी की कृपा से उसके सारे स्कैन भी बिल्कुल ठीक हैं, और डॉक्टर्स ने कहा है कि आगे फर्दर भी उसको कोई दिक्कत हो ऐसा नहीं लगता। एक पुराना सत्संग मुझे और याद आ रहा है। एक बार हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे राजस्थान ट्रिप का प्लान करा। हमारे साथ एक और फ्रेंड थे और उनके बच्चे थे। ये बात होगी 29 आई थिंक 2000 की या 2001 की। हम लोगों ने नई क्वालिस खरीदी थी, तो प्लान कर लिया। हमने गुरुजी को ये बात नहीं बताई कि हम राजस्थान जा रहे हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि गुरुजी कई बार रोक देते थे। हमें लगा कि जाने से पहले बता देंगे, थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहे थे। तो जिस दिन हमें जाना था उससे पहली रात हम गुरुजी के सत्संग में गए, और गुरु एम्पायर स्टेट, और गुरुजी ने हमें पटाख से कार्ड पकड़ा दिया स्कूल के इनॉग्रेशन का। वो स्कूल सोनीपत में था। उन्होंने कहा कल यहाँ आना है। तो मैं अपने हस्बैंड के पास आई, मैंने कहा देखो अब नहीं जा सकते, गुरुजी ने कार्ड पकड़ा दिया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा सब बुकिंग हुई हुई और हम और लोगों को कैसे मना करेंगे, तो तुम जाके गुरुजी से बोलो कि हम ऐसे ऐसे राजस्थान जा रहे हैं। मैं गुरुजी के पास दोबारा गई, मैंने कहा गुरुजी हमें राजस्थान जाना है। तो गुरुजी ने बहुत गुस्से में देखा, उन्होंने कहा जा फिर। अब हम बहुत परेशान, घर आके भी सोचते रहे कि गुरुजी ने कह तो दिया, पर वो हैप्पी तो थे नहीं, वो तो बहुत गुस्से में थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? फिर एक और स्मार्ट आइडिया हम लोगों ने निकाला कि ऐसा करते हैं कि सुबह पहले सोनीपत जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां पे गुरुजी के दर्शन करेंगे, उनकी बात भी पूरी हो जाएगी, और फिर हम राजस्थान चले जाएंगे। हम लोगों ने ऐसे ही करा। हम लोग पहले सोनीपत गए, वहां पे सुबह दर्शन करे। गुरुजी ने, उन्हें पता था कि हम लोग आए हैं, पर उन्होंने हमारी तरफ से निगाह हटा ली, एंड इट वाज वेरी एंग्री। फिर भी हमने दर्शन करे और गुरुजी से आज्ञा ली और निकल गए हम राजस्थान ट्रिप के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे जोधपुर। जोधपुर में हमारी बिल्कुल नई क्वालिस पार्क थी। मेरे हस्बैंड पीछे से डिक्की जैसे पूरी उठती है उसके पास ही खड़े हुए थे खोलकर, और तीनों बच्चे हमारे फ्रेंड के भी और हमारे पीछे से उतरने के लिए पीछे आ रहे थे कि हम इधर से उतर जाते हैं। आगे की साइड काफी सामान था, और जैसे ही वो उतरने लगे, एक हमारी पार्क गाड़ी के आगे एक बहुत बड़ी सी बस थी या शायद ट्रक था, उसने आके बहुत जोर से मारी। वो जो टूरिस्ट बड़ी वाली बसेस होती हैं, उसने आके वो बैक कर रहा था, उसने
एकदम से मारी, पर मेरे हस्बैंड को भी चोट नहीं लगी और तीनों बच्चे भी सेफ रहे। पर क्वालिस का पूरा डोर नया का नया टूट गया। अब आगे कैसे जाएं? गुरुजी ने बहुत रक्षा करी, पर तब भी हमें कुछ समझ नहीं आया आगे कैसे जाएं। फिर पता चला कि उसका जो हमारे फ्रेंड है उनके कोई सोर्स निकली, तो क्वालिस की गाड़ी की डिक्की ठीक कराई, सब ठीक कराया। फिर हम जोधपुर से हम लोग गए थे जैसलमेर। जैसलमेर जाते जाते रास्ते में हमारे फ्रेंड को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। उसकी बहुत सीवियर पेन हुआ और उसको गिडीनेस शुरू होने लगी। पर जहां उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई उसके ही अपोजिट साइड पे रोड पे हॉस्पिटल था। उसको तुरंत वहां लेकर गए, उसको ट्रीटमेंट मिल गया टाइम पे एंड ही वाज फाइन। फिर हम जैसलमेर पहुंचे, उसके बाद वहां से हम गए बीकानेर। और बीकानेर में हम बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में रुके और उस रात उसमें आग लग गई। बहुत सारी जगह जली, बहुत सारे विंग्स जले, पर जहां हम लोग थे वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो सुबह उठ के पता चला कि यहाँ पे आग लग गई। इस तरह से पूरे ट्रिप में गुरुजी ने हमारी रक्षा करी। मुझे लगता है कि शायद हमारा जाना ठीक नहीं था, इसी वजह से गुरुजी ने हमें रोकना चाह रहे थे। जब हम लौट के आए तो गुरुजी हंसे, बोले, सबने कहा तुम्हारे पीछे से गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने माथे पे कपड़ा बांध के रखा हुआ था सत्संग में और उन्होंने शायद किसी का कष्ट लिया। मैं समझती हूँ कि हमारा ही कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया। जब हम लौट के आए तो गुरुजी हंसे, बोले, कर आई यात्रा राजस्थान की? मैंने कहा जी गुरुजी। बस इतना ही उनके साथ हुआ। रात में, शाम में, कभी भी वो रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक बिठा के रखते थे। कभी किसी के घर ले जाते थे। 1-2 बार काफी मिनिस्टर्स के एयरपोर्ट, कभी कहीं खाने के लिए ले जाते थे। फिर बाद में गुरुजी ने धीरे धीरे नई संगत के लिए कहना शुरू करा कि अब आप लोग ऑल्टरनेट डेज पे आइए या हफ्ते में 2 दिन आइए। तो जैसे जैसे जो जो आज्ञा गुरुजी करते रहे उस टाइम में फिर संगत बढ़ने लगी थी। 2005 के आसपास काफी ज्यादा संगत होने लगी थी। आपको एक और मैं सत्संग बताती हूँ अभी का ही बिल्कुल। अभी 16 तारीख की बात है कि रात को मैं सो नहीं पा रही थी और मैं बहुत रेस्टलेस थी। अचानक ही मुझे लगा कि मैं अपना फोन देखूं रात को 1:30-2 बजे के करीब, तो उसमें मैसेज आया हुआ था। मेरी एक डॉटर यूएसए में है कि मम्मा हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या ग्लूकोमा की है? तो मैंने सोचा कि ये इस टाइम में क्यों पूछ रही है। वहां पे 16 की सुबह शुरू हुई होगी और यहाँ पे 16 तारीख की रात थी। मैंने इमीडिएटली उसको कॉल करा। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मम्मा मैं आइस टेस्ट कराने गई थी और डॉक्टर ने कहा है कि आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो बस्ट हो चुकी है, खराब हो गई है एंड तुमको ग्लूकोमा हो गया है स्टार्टिंग। एंड आई वाज सो वरीड, क्या करूं? मेरी पूरी रात में मुझे जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है संगत जी, मैं हमेशा लाइट ऑफ डिविनिटी खोल लेती हूँ और मुझे पता नहीं क्यों उसमें हमेशा आंसर मिले, ऑलवेज। तो मैंने खोली और मुझे कोई आंसर नहीं मिला उसमें। मैं बहुत परेशान कि अब क्या करूं। पूरी रात प्रे करती रही कि गुरुजी आप देख लीजिए, प्लीज देख लीजिए क्या हो रहा है ये। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कहा कि वहां पे तो उन्होंने रेफर कर दिया है और वो तो यूएस से है, तो लगेगा पूरा 1-1.5 महीना जब तक कि डॉक्टर्स देखेंगे, इससे अच्छा हम उसे यहाँ बुला लेते हैं। और मैंने कहा 1-1.5 महीना तो मेरी तो जान निकल जाएगी यहाँ पे। फिर भी उसका बिटिया का मैसेज आया कि मम्मा मैंने रेफरल अपना सबमिट कर दिया। ऐसे डूब के नेक्स्ट डे 17 तारीख थी और मैं सोचूं कि क्या करूं, मुझे आंसर नहीं आ रहा है कहीं से भी गुरुजी का। तो आई वाज सिटिंग, मेरे मन में आया कि मुझे कोई सत्संग सुनना चाहिए और मैंने पहले काफी टाइम पहले ये सत्संग सुन रही थी, बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था सत्संग सुनने के लिए।
तो मैंने सत्संग यूट्यूब पे खोले और मैंने कहा गुरुजी मैं 1 घंटे का सत्संग नहीं सुन सकती, आप मुझे ना 10 मिनट के सत्संग में प्लीज आंसर दे दीजिए कि क्या हो रहा है। तो एक आंटी का सत्संग खुला, जो पहला सत्संग 10 मिनट वाला खुला, मैंने वो सत्संग सुनना शुरू करा। वो आंटी ने बताया कि वो घाना में रहती हैं और उनके हस्बैंड गिर गए थे बाथरूम में और उनके हिप जॉइंट में के स्कैन्स हुए, उनको बहुत पेन था, स्वेलिंग थी, तो उसमें शायद कैंसर आया है। तो उन्होंने यहाँ पे इंडिया में कॉल करा, उनके ब्रदर जो है वो ऑर्थोपेडिक है, उन्होंने कहा नहीं आप यूएस से ले जाइए, और वो अपनी डॉटर के पास वहां पे यूएस से ले गई और उनके डॉक्टर्स ने वो स्कैन्स वगैरह देखे, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी। वो बोल रही थी कि वो मार्केट गई होंगी और उन्होंने वहां पे तोरी ढूंढ रही थी, उन्हें एक बास्केट में तोरी दिखाई दी पर वो अच्छी नहीं थी और एक ही थी। उन्होंने वो तोरी हाथ में उठा ली, तभी एक अंकल आए और उन्होंने उनको बिल्कुल, उन्होंने कहा वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे गुरुजी आए, और उन्होंने उनको एक तोरी, दूसरी तोरी, 3 तोरी, 4-5 तोरी दी। तो उन्होंने कहा बस अंकल और नहीं चाहिए मुझे, बल्कि एक सूखी तोरी उन्होंने उससे वापस कर दी अंकल को, और उन्होंने अंकल ने हंस के कहा कि ठीक है, और वो चले गए। वो बोली जब मैं घर आई तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा कि ये तो बिल्कुल ही जो अंकल थे इसी स्वरूप में थे, यही थे, गुरुजी ही आए थे मुझे ब्लेस करने के लिए। फिर उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड को सर्जरी के लिए बिना उनकी परमिशन के ले गए उनकी डॉटर, और उनकी सर्जरी हो भी गई और डॉक्टर ने बाहर आके कहा कि उनके बोन्स बिल्कुल ठीक हैं और उनको कोई कैंसर या कुछ भी नहीं। आई वाज थिंकिंग कि ये सब मुझे गुरुजी ने यूएसए का ही क्यों सत्संग सुनवाया है, छोटा सा 10 मिनट का, कि खोलते यूएसए का है, मैंने तो ढूंढा नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा मन में शांति हुई, मैंने मंत्र जाप करा कि इसका मतलब कि गुरुजी ने सुनवाया है तो सब ठीक रहेगा। तभी मेरी बेटी का मैसेज आ गया और उसने कहा मम्मा मुझे रेफरल अप्रूव हो गया है और मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया है स्कैनिंग के लिए, आई एम गोइंग फॉर दैट। वो स्कैन करा के आई, फिर पूछा उससे कि अब क्या हो रहा है। ये बात है 18 तारीख की, इतनी जल्दी वहां पे कुछ हो जाए यूएसए में तो बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा कि स्कैन तो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि अब तुमको डॉक्टर देखेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ग्लूकोमोलॉजिस्ट। तो अब उनके अपॉइंटमेंट के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, और हमें ये नहीं पता, हम सोच रहे थे कि स्कैन आ जाता तो हम यहाँ के डॉक्टर को दिखा देते। सो वी वर वेटिंग एंड आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी के स्वरूप के सामने। तभी मेरे पास विक्रम अंकल का फोन आया, उन्होंने कहा कि आंटी आप सत्संग करेंगी क्या। मैंने कहा अंकल मैं अभी सत्संग नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सत्संग चल रहा है, और मैंने कहीं ये पढ़ा था जब आपका सत्संग चल रहा हो तब आपको वो शेयर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अंकल सत्संग अभी चल रहा है, जब पूरा होगा मैं तभी शेयर करूंगी। और विक्रम अंकल ने मुझे बोला गुरुजी महाराज आप थोड़ा सत्संग जल्दी पूरा करें। उनके ये कहते ही मेरे को बहुत मन में शांति आ गई, और उसके 1 घंटे बाद मेरी डॉटर का मैसेज आ गया और उसने पूरे स्कैन्स भेज दिए कि मेरे पास मैसेज आ गया मम्मा कि सब स्कैन्स बिल्कुल सही है, बस अब मुझे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना है। वो भी 22 तारीख का मेरे को टाइम मिल गया, 22। और आई वाज वंडरिंग कि मेरे को हमेशा ही लाइट ऑफ डिविनिटी में से वो मिल जाते हैं मैसेजेस, इस बार क्यों नहीं मिले। इस बार मेरे को सत्संग सुन के मिला, मुझे विक्रम अंकल से मिला। ये सोचते हुए 22 को मैंने फिर से अपनी बुक खोली रात को, तो उसमें एक और सत्संग पढ़ने को मिला कि एक आंटी ने गुरुजी से बोला गुरुजी मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने सब टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है, पर मुझे साइड से दिखता नहीं है। तो गुरुजी हंसे और उन्होंने कहा कि जब ब्लेस किया, और उसी दिन से उन आंटी को दिखने लगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने इसका मतलब अगर ऑप्टिक नर्व
रिपेयर कर दिया। और यही हुआ 22 को जब वो वहां पर गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऑप्टिक नर्व भी ठीक है, कॉर्निया भी ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो उनको दिखा होगा वो थोड़ा सा म्यूटेशन है, बाय बर्थ जो चेंजेस हैं वही है और कुछ नहीं है। तो जी इस तरह से गुरुजी हमारी को जवाब देते हैं, इस तरह से वो हमको बताते हैं और इस तरह से वो हमारी सहायता करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी। अपनी यही जो मैं रात को रोज आना सोने से पहले लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ती हूँ, एवरी डे आई प्रे फॉर गुरुजी। पर जब मुझे आंसर चाहिए होता है तो हमेशा मुझे वहीं से ही मिलता है। 2020 दिसंबर में मुझे बहुत ज्यादा, मेरा पल्स रेट 150 से ऊपर चला गया था, ब्रेथलेसनेस एंड बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गया था चेस्ट में। दिसंबर की बात है, 5 दिसंबर। तो माय डॉटर वाज हियर, उसने कहा कि पापा जल्दी से मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाते। तो हमारे पास में एक भारद्वाज हॉस्पिटल है, हम उसमें गए। उन्होंने ईसीजी करा और उन्होंने कहा कि मैसिव कार्डिक अरेस्ट है। मेरे समधी जो है वो भी डॉक्टर हैं, उनको सिंगापुर फोन करा तो उन्होंने मेडिसिन बताई और इमीडिएटली वो मेडिसिन दे दी और उन्होंने कहा कि एक भी कदम नहीं चलना है इनको। अब आई वाज प्रेइंग टू गुरुजी, और पर वहां पे संडे था, कोई डॉक्टर राउंड पे नहीं थे और वो हार्ट हॉस्पिटल भी नहीं है। मुझको लेके ये लोग उसी मिनट, आई थिंक 7-8 मिनट बाद ही कार में लेके कैलाश हॉस्पिटल आ गए। रास्ते में मैंने कहा कि मुझे भाग के भी अपनी डॉटर से मुझे वो मेरी बुक ला दो प्रेयर करने के लिए। उसने घर में से बीच में से बुक ला के मेरे हाथ में दे दी और जैसे ही मैंने वो खोली आंसर लेने के लिए गुरुजी से और प्रे करके, तो उसमें एक आया समोसा क्योर। और उसमें ये था कि एक आंटी को 180 पल्स हो गई थी और उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा कि कल को सर्जरी के लिए आ जाओ। वो गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गई तो गुरुजी ने 5 समोसे तोड़कर हाथ में चूरा करके उनसे कहा ये खा लो आंटी, और उन्होंने वो खा लिया और उसके बाद उनका पल्स भी ठीक हो गई, एवरीथिंग वाज फाइन। तो आई लाव्ड, आई सेड कि देखो गुरुजी ने बता दिया है कि कुछ नहीं होगा। तो जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पे ईसीजी हुआ तो ईसीजी वाज नॉर्मल। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हुआ, डॉक्टर वाज सरप्राइज कि अभी पहले 10 मिनट पहले का ईसीजी में ये प्रॉब्लम थी और दूसरे में नहीं है। स्टिल उन्होंने मुझको वहां पे रखा रात के ऑब्जर्वेशन के लिए एंड अगले दिन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करके एंजियोग्राफी भी करी उन्होंने, पर उन्होंने कहा एवरीथिंग इज फाइन। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने ये सत्संग शायद किसी वजह से ही शेयर करवाया है और मैं समझती हूँ कि जिसने भी सुना उसको अपनी अपनी बातों का आंसर मिल गया होगा। शुक्राना गुरु जी, जय।